तो आंसर राइटिंग में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ आंसर, बिकॉज ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर हमने गलत रास्ता, मान लीजिए तुम्हें पूरब की तरफ जाना है और तुमने पैर बढ़ा दिया पश्चिम की तरफ, तो तुम अपने लक्ष्य से क्या हो जाओगे, दुगनी दूर में चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, यानी प्रश्न की दिशा। पहला लिखो, प्रश्न की दिशा मुझे चाहिए, प्रश्न की दिशा क्या है, यानी मुझे फ्रेम कैसे करना है, पहला चीज है डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है, पहला चीज हो गया। दूसरा होता है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मतलब ओरिएंटेशन, यानी भाषा क्या है, झुकाव क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक है, क्योंकि इन प्रश्नों के जो मतलब होते हैं बदल जाते हैं। ओरिएंटेशन क्या है, तो ओरिएंटेशन मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, जैसे हम कहें अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा मतलब इज नॉट गुड, आई एम सीइंग यू, मेरी भाषा में क्या है, सस्पिशन है कि जो तुम कह रहे हो मैं उसको मन में मन झूठ मान रहा हूं, निगेटिव सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में, तभी कह रहा अच्छा सही कह रहे हो तुम। तो किसी ने तुमसे ऐसे बोला है ना कि नहीं हम यहां गए थे, हम पढ़ रहे थे, अच्छा सही कह रहे हो तुम, तो इसका मतलब ये नहीं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब होता है टोन मेरा बदल गया है। जैसे किसी ने, आपने किसी को कोई वर्णन किया, सही कह रहे हो, अब ऐसा तुमसे कोई पूछता है सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तो तुम्हें इसका मतलब क्या, मतलब आप कसम खाने लगते हो ना, कसम से हम यही बात हुई थी, कसम से यही बात हुई थी, क्यों, आपको क्या समझ में आया उसके बारे में कि ये मेरे पे डाउट कर रहा है। एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाइड, आप कैसे करते हो उसको, पहचान कैसे करते हो, उसकी टोन से। तो क्वेश्चन हालांकि ये बोल नहीं रहा है, बट एक स्मार्ट स्टूडेंट को टोन समझ में आना चाहिए। तो दूसरी चीज है टोन, ओरिएंटेशन क्या है, और तीसरी चीज है जो अब इन दोनों के बाद पकड़ में आएगी, वो है तुम्हारा कीवर्ड, यानी कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वही वाली बात हो गई है, अब किधर लेके जाना है मुझे, कीवर्ड क्या है मेरा। अब ये क्वेश्चन जो है ये शुरुआत में कहानियां बड़ी बड़ी बना रहा है, ठीक है, कि कह रहा है कि भारत इजराइल संबंध धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र के सहयोग से आगे बढ़कर, तो यानी रक्षा क्षेत्र के सहयोग में था। ये क्वेश्चन कहता है कि दिस इज अफर्मेटिव थिंग। आपको कभी भी डायरेक्ट आंसर लिखने से मैंने बार बार मना किया, और मत लिखा करो अगर सीखना चाहते हो। ये बार बार जितने भी लोग स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनकी धीरे धीरे राइटिंग स्लगिश होती चली जाएगी। पहले थॉट को प्रोसेस करो, और ये बात तुम मेंस बर्बाद करके समझ पाओगे तो मुझे कष्ट होगा उसमें, कि वहां पर तुम्हें सोचने की प्रक्रिया और लिखने की प्रक्रिया एक साथ करना पड़ेगा, एक साथ लेके चलना पड़ेगा। वो जो तरह तुम रिलैक्स होकर यहां बैठे हो ना, वहां नहीं बैठ पाओगे, हाथ पैर कांपेंगे। तो कह रहा है कि भारत इजराइल संबंध धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र के सहयोग से आगे बढ़कर, ये क्या है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अफर्मेटिव टोन का है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि भारत और इजराइल के संबंध रक्षा क्षेत्र में पहले थे, जो है सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था भारत का, और अब क्या हुआ, ये इससे आगे बढ़ गया। अब तुमसे कह रहा है अधिक व्यापक साझेदारी में बदल गया है। अब जो वर्ड है जिस पे तुम्हें बातचीत करनी है, अगर तुमने रक्षा क्षेत्र में इजराइल की योगदान, भारत और इजराइल के जो इजराइल की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, जो अभी तुमने शब्द दाएं बाएं से सुने, अगर तुमने उसके बारे में लिखा तो क्वेश्चन डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तुमसे कह रहा है कि हम ही तुमसे कह रहे हैं, हां यह है, तुम्हें इस पर अपना बवाल नहीं करना है। तो तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़कर, ठीक है, अधिक व्यापक साझेदारी में बदल गया है। अब जो कीवर्ड है वह तुम्हारा अधिक व्यापक साझेदारी। तो तुम्हें सबसे पहले लिखना है कि मेरा फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव है, यानी वो कह रहा है ये है, तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने शब्द मत खर्च करो। ये 200 शब्द एकदम दांत से पकड़ के रखने, गलती से भी इधर उधर खिसक गया तो निकल जाएगा मामला। तो तुम मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हाँ ठीक है, अतीत में रहे हैं और अधिक व्यापक साझेदारी में बदल गया है। तो अब तुम्हारा कीवर्ड क्या है, अधिक व्यापक साझेदारी। तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए लिखने से पहले, एक आप होमवर्क करेंगे इसमें, ठीक है, आप इसमें होमवर्क करेंगे कि ये प्रश्न जो है इसका जो टोन है वो कह रहा है कि ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव टोन है कि हाँ भारत और इजराइल के संबंध अच्छे हो रहे हैं। पहली चीज तो टोन पॉजिटिव है,
मुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है। दूसरा, यह बात समसामयिक स्तर पर पूछी जा रही है, यानी ये संबंध विकसित हो रहे हैं, दैट इज ये पास्ट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट में ये चल रहा है। तो यानी इसका दूसरा डायरेक्शन क्या हो गया, मुझे प्रेजेंट में इसको मूव करना है, वर्तमान में। तीसरा, इस पूरी कहानी में फर्स्ट पार्ट में वो खुद कह रहा है कि ऐसा है, तो मुझे उस पर अपने शब्दों को खर्च नहीं करना है। तीसरा जो चीज है वो ये है कि आखिर मेरा एक प्रश्न आपको जो होमवर्क करना है उस पर सभी लोगों को, कि ये अधिक व्यापक, अधिक कर लो, व्यापक कर लो और साझेदारी कर लो, मोर कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप। तो ये तीन शब्द हैं, ये एक शब्द मत समझना, ये तीन हैं। इसका मतलब क्या है, आज तुम्हें पूरा आंसर इसी पर डिफाइन करना, और कभी भी जब आंसर करना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके देखो, 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हारी आंसर राइटिंग बदल जाएगी। और तुम बार बार वही पुरानी आदतों पे जा रहे हो, बार बार ऐसा लीपा पोती कर रहे हो, मैं मना कर रहा हूं तुम्हें। कह रहा है साझेदारी। हम कई देशों के साथ ट्रेड डिफिसिट में हैं। साझेदारी शब्द का मतलब क्या होता है? वो भागीदारी होता है, मतलब एक कंपनी कोई है तो जैसे 2 लोग, साझेदारी तो एक दूसरे का सहयोग करना। सहयोग शब्द का मतलब क्या होता है? आंसर में क्या वर्ड यूज किया आपने? क्वेश्चन में इंग्लिश में मोर कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप। अब क्या हुआ? साझेदारी मतलब डिफाइन साझेदारी, दोनों लोग का सहयोग और दोनों लोग सुख दुख हमारा। तो साझेदारी क्या होती है? आप साझेदारी समझ के हो, तो ये दोनों एक शब्द हो गया व्यापक। व्यापक मतलब हर हिस्से में, और साझेदारी। तो आखिर ये व्यापकता क्या है, ये कंप्रिहेंसिविटी क्या है? ठीक है, तो पहले हम डिफेंस में थे, अभी आज क्या हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हैं? क्या इजराइल भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है? दुनिया का सबसे पावरफुल, अमेरिका के बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम किसके पास है? किसने किसने अपने उसमें लिखा? किसने किसने आंसर में लिखा? स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तीसरा, यहूदी संसार में कल्चरल एस्पेक्ट्स। यहूदी संसार में किसने सबसे पहले यहूदियों को मान्यता दी और अपने यहां शरण दी? यहूदी सबसे ज्यादा कहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? संसार में होलोकास्ट का विरोध किसने किया था? भारत ने। यहूदियों को शरण देने वाला, कभी भी उनके खिलाफ कोई भी धार्मिक जो है वो भेदभाव करने वाला जो है देश कभी भारत नहीं रहा, प्राचीन समय से ही। तो ज्यूइश के साथ जो एक सांस्कृतिक अपनापन है, और ज्यूइश जिस देश को अपना देश मानते हैं वो कौन है? भारत। तो यानी कल्चरल सेटअप। किसने किसने लिखा पहले बताओ? किसने किसने लिखा? मुझे यही चाहिए, इसके बाद तो माल मसाला है यार। आंसर राइटिंग जो होती है वो ढाबे की सब्जी की तरह होती है। ग्रेवी एक होता है, बोलो अंडा करी, थोड़ा और प्याज डाल के अंडा करी, बोले पनीर, उसी मसाले में धड़ाधड़ तौल के पनीर। ऐसे तो सब्जी बनती है ढाबे पे, और कैसे बनती है? ग्रेवी एक अलग रखी होती है, जो तुम मांगो उसी में छौंक छौंक के थोड़ा मिर्च मसाला और डाल के, ये चिकन मसाला, ये अंडा मसाला, पनीर मसाला, छौंक छाक के दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन इज बेसिक इंग्रेडिएंट्स, वो तुम्हारे रेडी है कि नहीं है? अब अधिक व्यापक इकोनॉमी, अब देखते हैं कितने लोगों ने लिखा है। सबसे बड़ी किसी भी देश को जरूरत पड़ती है, और बार बार मैं क्लासेस में भी बता चुका हूं, वो होती है इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस। अगर किसी आपदा, किसी दुर्घटना, किसी घटना से पहले अगर हमें उसकी सूचना मिल जाए तो हम बचा सकते हैं अपने आप को। और भारत तो बहुत विशाल देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, और दुनिया में सबसे पावरफुल आज की डेट में जो इंटेलिजेंस है वो किसके पास है? इजराइल के पास है, मोसाद के पास है, किदौन के पास है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, आज सबसे ज्यादा साझा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इजराइल साझा कर रहा है हमसे। भारत ने, आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत से जो भारत ने घटनाओं को रोका है वो इजराइल की इंटेलिजेंस की वजह से रोका, क्योंकि उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ कहीं भी कुछ हो रहा है वो हमसे शेयर कर रहा है। और ये इंटेलिजेंस शेयर करने का मतलब होता है बहुत गहरी पार्टनरशिप, जहां आपके और दूसरे देश के जो हित हैं वो बहुत तगड़े से जुड़ जाते, तभी इंटेलिजेंस पास होती है। क्योंकि आज की दुनिया में इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ी पावर है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसके पास है।
एक ही हो गया। दूसरा, इजराइल एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, हमारे साथ वो क्या कर रहा है, उसके पास एग्रीकल्चर, बिना पानी के या कम पानी के एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी सुविधा है, ठीक है, जैसे ड्रिप सिंचाई, जैसे रेगिस्तान में खेती। तो हमारे वो एग्रीकल्चर को भी इनहेंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोचो, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। लिख दो यार एक एक लाइन। सिर्फ एस्से में आप पॉइंट्स नहीं लिख सकते, आंसर में आप जितने चाहे उतने पॉइंट्स लिखो। तुम्हें बात पता होनी चाहिए, सिर्फ एस्से ही एक एस्से मतलब होता अ से निबंध, यानी वो धारा प्रवाह होना चाहिए, उसमें आप पॉइंट्स नहीं दे सकते हो, उसमें आपको पैराग्राफ मॉड्यूल में ही लिखना पड़ता है। लेकिन निबंध को छोड़कर आप कहीं भी पॉइंट्स में लिख सकते हो। सवाल है कि जो पॉइंट्स है तुम्हारे पावरफुल होने चाहिए। अब कृषि क्षेत्र में आज इजराइल हमारे साथ, जैसे अभी आपने देखा 2 दिन पहले की बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, ये ड्रोन कृषि बढ़ाएगी। 2 दिन पहले की न्यूज। अरे भाई पकड़ के ऐसे चबा जाओ इसको। एक तो एग्रीकल्चर, दूसरी महिला, और तीसरी टेक्नोलॉजी। यूपीएससी क्वेश्चन रखा है। और तुम्हें पता है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा मास्टर कौन है? इजराइल है। दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन कौन बनाता है? इजराइल बनाता है। लो, तो कृषि में ड्रोन का प्रयोग, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें पढ़ाया कि हमारी कृषि में मशीनीकरण इसलिए महिला किस लिए भागीदारी कर रही है। कई बार अगर आप लोगों ने मेरा पलायन की क्लास, एग्रीकल्चर की क्लास की होगी, तो मैंने आपको बताया था ना, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें महिलाओं के शरीर के हिसाब से बनी ही नहीं है। वो ट्रैक्टर महिला चला लेगी, मैंने एग्जांपल दिया था ना, पूरा गांव हंसेगा उसके ऊपर कि फलाने की मेहरारू जो है, उसकी वाइफ जो है ट्रैक्टर चला रही है। तो क्या कर रहा है ये जो हमारे महिलाओं के शरीर के हिसाब से इक्विपमेंट्स नहीं, वो महिलाओं को कृषि में आने से रोक रहे हैं। तो बेचारी लेबर की तरह मैनुअल वर्क करती रहती हैं, इसीलिए कृषि में उसकी उत्पादकता शून्य है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य है उसकी। तो क्या किया प्रधानमंत्री ने, कहा कि जो ड्रोन है, महिलाएं क्या करेंगी, उनका जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसके अनुरूप वो ड्रोन उड़ा के वो जो है वो तमाम खेती कर पाएंगी, छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग। और इजराइल इसका मास्टर है। जो ड्रोन हो गया, जो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं, वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वो किसके पास है? और इसके बाद सबसे बड़ी चीज, दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस किसके पास है? कंप्यूटर, इजराइल के पास। अभी पेगासस का नाम आपने सुना होगा। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो साझेदारी के बारे में बात कर रहा हूं, वो है तुम्हारी साइबर। कुछ बताने की जरूरत है? किसने किसने लिखा? साइबर सिक्योरिटी में इजराइल हमारा सबसे बड़ा साझेदार हो सकता है, क्योंकि हैकिंग का मतलब ही होता है सिक्योरिटी को ब्रीच कर देना। और दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कौन बैठा है? और हमारे सामने किसका खतरा है? चीन और अमेरिका का। वो बिना सीधे घुसे हुए हमें मार सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि साइबर वॉर ही दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर है। डीप फेक पर इतनी बात चल रही है। सो द ब्रीचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। और क्या है ये कि तुम्हारा चेहरा बदल जा रहा है, कल को तुम्हें कोई भी तुम्हारी फोटो उठाकर इंटरनेट से कोई भी तुम्हारे साथ जो है वो गलत चीजें कर सकता है, तुम्हें बदनाम कर सकता है, तुम्हें थ्रेट कर सकता है, ब्लैकमेलिंग कर सकता है, बिना कुछ किए, सिर्फ एक फोटो चेंज करके। तो इसको कौन सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट कर सकता है? इजराइल कर सकता है। तो सबका बाप है, तो साइबर सिक्योरिटी में हमें हेल्प कर सकता है, स्टार्टअप में हमें हेल्प कर सकता है, और जियो पॉलिटिक्स में हमें हेल्प कर सकता है। क्योंकि इजराइल जैसा देश जब आपके साथ होगा तो हिंद महासागर की जो जियो पॉलिटिक्स है, हिंद महासागर की जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें भारत ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि हिंद महासागर में तुम्हें साझेदारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन अपने साझेदारों के साथ हिंद महासागर में भारत को चुनौती दे रहा है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, चाहे आप क्वाड बनाओ, चाहे I2 U2 बनाओ, बना रहे हो ना, तो उसमें इजराइल हमें हिंद महासागर में बहुत पावर दे सकता है। और आज हमारे नेवल अभी दिवस मनाया गया, उसमें जो हमारी नेवी को जो सर्विलांस की पावर मिली है, खासतौर पे मुंबई अटैक के बाद से, उसमें इजराइल का सबसे बड़ा योगदान है कि हमने आज पानी के अंदर जो अपनी गश्त है, जो हमारा सिस्टम है, वो इजराइल की मदद से हमने बढ़ा लिया। क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। 200 वर्ड में तो भर जाएगी कॉपी, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कितने लोगों ने सारे पॉइंट लिखे? 3 नहीं, लिखते भी नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत अपडेट होने की जरूरत है। नहीं लिखते, तुम्हारे दिमाग में था ही नहीं। मैं तुम्हें बस यही सिखा रहा हूं, आंसर मत लिखो।
अब अगर तुम्हारे पास ये एक छोटा सा तुमने फ्लो चार्ट बना लिया और तुमने ये पॉइंट, अब इसको बताओ अगर तुम 2-2 लाइन भी लिखो तो तुम्हारा बना कि नहीं बना? मैंने कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 लाइन हो गया, 200 वर्ड निकल गया तुम्हारा। तो व्यापक साझेदारी पर इस पर बात करिए, और ये ऐसे पॉइंट हैं जो एक्चुअली उसे चाहिए, एक्चुअली उसे चाहिए। क्लियर है? और आप कभी भी ये पॉइंट नहीं सोच सकते अगर आप उसको लीने, जिस तरह से आप ये हेडिंग लिख लिख के लिख रहे हैं ना, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपने जैसे ही हेडिंग डाली अब मजबूरी हो गई, दिमाग तुम्हारा उस हेडिंग के आसपास घूमेगा। यानी आपने ये वाली हेडिंग डाल दी, अब लिखो इसको, स्टार्टअप में वो दूसरे नंबर पर है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, तो दिमाग फंस गया वहीं पे। इसी को बोलते हैं लीनियर थिंकिंग। नहीं करनी तुम्हें, यूनिडायरेक्शनल है, आपको मल्टी डायमेंशन सोचना पड़ेगा। सो कुछ समय के लिए मैंने आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप स्ट्रक्चरल आंसर राइटिंग बंद कर दें। अब मुझे बताओ क्लास का कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो इसके 2-2 लाइनें नहीं लिख सकता? और 2 छोड़ो, अभी एग्रीकल्चर में तुमसे लिखाऊंगा 4-5 लाइन आराम से, 2 लाइन तो तुम ड्रिप सिंचाई पे लिख दोगे, पानी बचाने की तकनीक पे, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई उस पर, और इधर महिलाओं के ऊपर, तो 4-6 लाइन तो इसमें बहस लोगे, यहूदियों पे 4-6 लाइन बहस लोगे आराम से, इकोनॉमी पे बहस लोगे, स्टार्टअप पे कर लोगे, साइबर सिक्योरिटी पे तो जितना मन करे उतना लिखो, अंतहीन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिखो जितना मन करे। तो ये 200 नहीं, तुम इसको 400 में लेके चले जाओ। तो तुम्हारे पास पावरफुल पॉइंट्स, जनरेट पॉइंट्स, यही तुम्हें सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या सिखाया आज? गुरुकुल के हर स्टूडेंट को ये करना है। क्या सिखाया आज? सबसे पहले आप डायरेक्शन देखो, जा किधर रहा है, पॉजिटिव लेके जाना है, निगेटिव लेके जाना है, एक्सप्लेनेटरी है, आलोचनात्मक है। इसके बाद टोन देखो, टोन के जैसे अब इसमें क्या होगा, इसको तुम एज अ क्वेश्चन लोगे, फंस गए, क्योंकि वो तुमसे पहले कह रहा है रक्षा पे ज्यादा मत बहसो, है एग्जिस्ट कर रहा है, ये बताओ क्या चल रहा है। फिर शब्दों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। साझेदारी वर्ड क्या होता है? अमेरिका भी आज अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है हमसे, और वही पन्नू के केस में अभी देखो इंडिया के सामने उसने सबूत मांग ली। कौन सा दोस्त ऐसा होता भाई कि इधर हम रात दिन गले में हाथ डाल के घूमे, और शाम को पता चला उसकी जेब कट गई तो तुम्हारे सामान की तलाशी ले आ रहा है, उसको दोस्त बोलोगे तुम? मान लो तुम लोग रूम में रह रहे हो और बहुत अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की बड़ी मदद कर रहे हो, और शाम को पता चला उसका कहीं 20-30 रुपया गायब हो गया, और तुम कमरे में पहुंचे, तुम्हारा सामान तलाशी हो रही है। इज इट वो फ्रेंड है तुम्हारा? अमेरिका देखो ऐसे ही फ्रेंड है। मां G20 में गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ पकड़े घूम रहे हैं, और भारत को बोल दिया भारत की एजेंसी ने हत्या कराई, पकड़ लिया। तो अमेरिका एक ऐसा डेमोक्रेसी जहां एक सरकार नहीं, वहां बहुत चेहरे हैं, वही निकल कर सामने आ रहा है। एक चेहरा कुछ और कहता है, दूसरा चेहरा कुछ और करता है। तो साझेदार वर्ड जो होता है वो बड़ा गहरा शब्द है, यानी मिलजुल कर चलना, उस दुख को बर्दाश्त करना। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भी उसी आतंकवाद का दंश झेल रहा है जिसका इजराइल झेल रहा है। तो साझेदार वो होता है ना जिसका दुख सुख दोनों साथ साथ होता है। वो भी कह रहा है कि हमें भी इस तरह के जो है वो अतिवाद का सामना करना पड़ता है जितना यहूदियों को सामना करना पड़ रहा है, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। साझीदार वर्ड क्या हुआ? चीन हमारा साझेदार नहीं हो सकता, वो विक्रेता हम क्रेता हैं, वो सेलर है हम बायर हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ यही है कि वो हमें अपना बाजार समझता है। साझेदार और बाजार में अंतर होता है। इसीलिए शब्द को जब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लोगे और प्रश्न पूछो कि ये अधिक व्यापक साझेदारी, हमें इस पर आंसर लिखना है, ये क्या है? तो अधिक व्यापक, व्यापक और उसमें भी वर्ड लगा दिया अधिक, इसका मतलब ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये और आगे बढ़ेगा, यानी ये अभी प्रेजेंट में चलने वाली चीज है। लिख दो सब। साझेदारी मतलब जहां हम अपने मूल्यों को साझा कर रहे हैं। तो सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, ये सारे मूल्यों को हम साझा कर रहे हैं। क्लियर है? हो जाएगा? तो आगे से जब भी मेंटर्स आपको क्वेश्चन दें,
आप इसके डायमेंशन पकड़िए, आप सोचिए कि हम इसमें कितने पॉइंट लेकर आ सकते हैं। और ये एक बार में नहीं होगा, इट्स अ हैबिट, ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद जन्म लेगा, ठीक है। और जब आप बार बार आंसर की तरफ भागोगे कि हमें 200 वर्ड में लिखना है करना, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ सीखो और वो सोचो कि जो क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं उसमें मैं कितने डायमेंशन सर्च करो। आप जैसे आपको 20 मिनट टाइम दिया गया तो 20 मिनट में आप सर्च करो, ये एक ही बार का तो है। अब कल को इसमें मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में। क्वेश्चन आ गया कि हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अब एक वर्ड इसने यूपीएससी ने डाल दिया, इन द फील्ड ऑफ, रक्षा के साथ साथ वर्ड इसने क्या किया, ठीक है, डिफेंस सेक्टर के साथ साथ एक वर्ड डाल दिया तकनीक के क्षेत्र में। अब इसने वर्ड यूज कर लिया तकनीक। अब देखो, अब जैसे ये वर्ड उसने डाला क्वेश्चन चेंज हो गया। उसके पास तो राइट्स है ना कि कॉन्सेप्ट इंडिया इजराइल रिलेशनशिप है, लेकिन उसने तकनीक डाल दी। अब तकनीक में तुम यहूदियों के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में आप नहीं लिखोगे, इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखोगे। यू विल राइट द ड्रोन, मशीन, मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, आप साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटेल्स, इनके बारे में केवल लिखोगे। अब आंसर, अब तो आप जब डायमेंशंस क्रिएट करते हो तो मुझे पता है ना कि भाई आप क्या, भाई मैं लहसुन नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाता, अच्छा किनारे रखो, बिना प्याज के छौंक के दे दिया। अरे भैया प्याज का तड़का मार के देना, तैयार है, सट 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 छौंका ले लो भैया प्याज वाला। सो यू हैव, आपके पास वैरायटी है वहां पे। तो आपको क्या, जैसे तकनीक शब्द आया यानी गैर तकनीक चीजों को निकाल के बाहर कर दो, लिख दो। वो कुछ भी आपसे कह सकता है। वो अगर साइबर सिक्योरिटी पे केवल बात करता है, आपके पास है लिखने के लिए। सो इसको आदत बनाओ, इस तरह से मुझे आंसर राइटिंग करनी है। डन है? तो ज्यादा क्वेश्चन लो प्रैक्टिस करने के लिए, और ज्यादा क्वेश्चन लो प्रैक्टिस करने के लिए, एंड मेक श्योर कि हर एक पेज पे थॉट प्रोसेस डेवलप करो। क्या करना है फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न की दिशा किधर जा रही है, मुझे जाना किधर है, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा मुझे क्या लिखना है। फिर ओरिएंटेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, टोन क्या है, एक्टिव वॉइस लिखना है या पैसिव वॉइस लिखना है। कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लो, और जैसी कीवर्ड तुम्हें मिल जाता है कि मुझे अपने उत्तर को इस पर लेकर चलना है, तो उसके बाद उस पर मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग शुरू कर दो कि मैं इस पर क्या लिख सकता। कोई भी वो नहीं है कि जब तक तुम ये हेडिंग डाल के लिखोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है, रूल है यूपीएससी में। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हेडिंग डालिए, ब्लैक पेन से लिखिए, अंडरलाइन करिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट गिविंग देम द कॉन्सेप्ट। वो तुमसे जब कह रहा है उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है व्यापक, अधिक व्यापक साझेदारी, तो अधिक व्यापक साझेदारी, जहां जहां हम और वो बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, जहां हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जैसे यही साझेदारी होती है। जैसे मान लो भारत जो है वो इजराइल से कुछ मंगाता है और इसके बदले भारत की मुद्रा चली जाती है, तो ये साझेदारी नहीं है। इजराइल भी हमसे कुछ ऐसा खरीदता है जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, तो ये साझेदारी है। सो ये सब कुछ आपको 6 मिनट्स के अंदर करना है, सारा का सारा। ये चैलेंज है यूपीएससी का। सो मेक इट अ हैबिट कि हम इसको मल्टी डायमेंशन कैसे सोच सकते हैं, कहां कहां इसके डायमेंशन है, क्रिटिकली टाइम लेके सोचा करो। तो यूपीएससी तुमसे कहता है कि जो अधिक व्यापक, अब मान लो तुमने 2 पॉइंट लिखा और 2 पॉइंट में मार एकदम हेडिंग वेडिंग सब डाल के एकदम कलेजा बाहर कर दिया, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम अभी व्यापकता तक गए ही नहीं साझेदारी की। तो तुमने 2 लाइन लिखी, वो तुम्हें 1-1, 2-2 नंबर दे देगा, खत्म। तुमने जितने ज्यादा डायमेंशन टच करोगे उतना ही तुम्हारे लिए। उसके बाद तो तुम, अब इसमें से कौन ऐसा स्टूडेंट है कि इसको ये पॉइंट्स मिल जाने के बाद वो नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते 2 लाइन, और जोड़ लो जितने पॉइंट्स हैं, हो गया तुम्हारा आंसर कंप्लीट है, परफेक्ट आंसर कंप्लीट है। तो वो इस पर बात करेगा कि कितने डायमेंशन तुमने टच किए। साझेदारी को 1 या 2 सेगमेंट में थोड़े ना हुई। तुम स्टार्टअप लिख के चले आए, तुम जो है वो मान लो संस्कृत लिख के चले आए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिख के चले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में 1 लाइन और देखो, तुम्हें पता है कि भारत में जल की कमी हो रही है और इजराइल के पास एक भी नदी नहीं है, तो वो अपने सलाइन वाटर को ट्रीट करने के लिए उसका सबसे अच्छा सेगमेंट है। और भारत में क्या पानी गंदा होता चला जा रहा है, पीने का पानी नहीं है। तो वाटर यानी जनहित की अगर हम बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो किसके पास है?
भारत के पास है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। उसके पास एक नदी नहीं है और फिर भी अपने लोगों को पानी दे रहा है, और सबसे दुनिया की सबसे खारी जगह उसके पास है। इतना खारा है कि आप उसमें जाके झम्म से कूद जाओ, डूबोगे ही नहीं, इतना खारा पानी है। आप फ्लोट करते रहोगे, आप डूबोगे नहीं, इतना खारा है, आप डूब ही नहीं सकते। और सोचिए उसको वो ट्रीट कर रहे हैं, तो कैसे ट्रीट कर रहा होगा। भारत को उस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। भारत हर घर जल का मिशन चला रहा है, गांव तक पानी देने की बात कर रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, भारत में जो पानी है वो खराब होता चला जा रहा है। बेंगलुरु में देखिए हैवी मेटल्स पाए गए, कितना खराब पानी होता चला जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, तो भारत इजराइल की टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर सकते। तो आपको सोचना है, लिखना नहीं है। आंसर राइटिंग अभी आपके लिए सोचना है। क्लियर है? तो सोचिए, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना रिच होते जाएंगे। अब वहां पर क्या होगा, अब इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा ये मिलेगा कि वहां पर तुम्हारे पास टाइम कितना है, तो तुम प्रायोरिटी तय कर पाओगे। मान लो मेरे पास टाइम नहीं, 8 पॉइंट नहीं लिख सकता, तो 4 सुपर पॉइंट्स लिख के निकल जाऊं कि जो जरूरी है मेरे लिए, तो वो हम करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास एक पावर होनी चाहिए कि हमें किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। तो वैसे भी जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स है वो उतना ज्यादा बलशाली। तो एक कहावत चलती, बेगर आर नॉट चूजर्स। तो अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो आप तो वैसे भी आपके हाथ पांव सूजे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। और आप सिंपल पॉइंट्स मार के लिखते जाओ, कोई स्ट्रक्चर, हेडिंग और पैराग्राफ की जरूरत नहीं है वहां पे। जीएस में इतना कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आप डायमेंशन जितने ज्यादा टच करोगे वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति ने इसके सभी चीजों को समझा और सोचा है, पढ़ाई की है। बस वो यही चेक करना चाहते हैं। बाकी तुम एक पॉइंट पकड़ के और उस पर 200 वर्ड लिखो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो देगा तुम्हें 2 ही नंबर। तुम ये पॉइंट पकड़ लो और इस पे पूरा जो है कलेजा छाप दो अपना, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इसके लिए तुम्हें 2 नंबर मिलने हैं तो केवल तुम्हें 2 नंबर देगा वो, बस खत्म है। तीसरा नंबर नहीं देगा वो, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स पे ही मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो ये लिखा 2 नंबर, ये लिखा 2 नंबर, ये लिखा 2 नंबर, ये लिखा 2 नंबर, इस तरह से नंबर मिलते हैं बस। और यहां 8 बता रहा हूं, एग्जामिनेशन में 4 भी याद आ जाए ना, जब वो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करता है तो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत प्रैक्टिस वालों को मिलता है, ठीक है। वहां पेन हाथ से छूटता, हाथ पैर कांपते रहते हैं, पैर पूरे टाइम ऐसे ऐसे होता रहता है, डर लगा रहता है, घड़ी पे नजर जैसे जाती है, अरे बाप रे, और एक बार ऐसे पलटते कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो वहां पूरे टाइम पसीना आता रहता है। तो वहां अगर 4 भी इज्जत से आ जाए, 8 करोगे तो 4 याद आएंगे, 50% तो हनुमान जी लेके चले जाते हैं, ठीक है। वहां ये स्थिति है, तो ध्यान से करना है। ये प्रैक्टिस यहां करोगे, 8 की प्रैक्टिस करोगे तो 4 जाएगा, 4 रह जाएगा, इतनी तेज स्विच होता है, ठीक है। तो आज से क्या करना है हमें, आंसर इसी फॉर्मेट मुझे चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना हो सके। अब जो चीज छूट रही है, लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, नेट का सहारा लो, मेंटर का सहारा लो, न्यूज़पेपर का सहारा लो, उसको पूरा करो। क्लियर है? चलिए करिए, इसको खुद से करिए एक बार फिर से, और अब आंसर लिखिए और चेक कराइए आप मेंटर से। सर यदि इसके बारे में फैक्ट न पता हो तो कैसे लिखें? ढूंढो, यहां क्यों आए हो? सीखने। और सीखने का मतलब क्या होता है? और ज्यादा जानना। हम क्यों हैं गुरुकुल में? कंपटीशन के लिए। जैसे मान लो इस बच्ची को पता है, तुम्हें नहीं पता है, और सेम क्लास में पढ़ रहे हो, इसका मतलब कुछ तकनीक में दिक्कत है ना। तो इसका मतलब है कि तुम जो चर्चा में चल रहा है वो तुम्हें पकड़ में। और एक बात और मैं बता दूं भाई मेरे, यूपीएससी में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है उसको अवेयरनेस कहते हैं। यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। ये सारे सब्जेक्ट का कोर जो है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस इज हिस्ट्री, अवेयरनेस इन ज्योग्राफी, अवेयरनेस इन इकोनॉमिक्स, इन साइंस। और अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, अवेयरनेस का मतलब होता है क्या हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट न्यूज़पेपर, ये तो एक फैशन बना दिया गया न्यूज़पेपर। इफ आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, मुझे कोई जरूरत नहीं न्यूज़पेपर की। अवेयरनेस का मतलब होता है संसार में क्या
चल रहा है इसकी मुझे जानकारी चाहिए। और अगर तुम कहते हो कि मेरे पास पॉइंट्स नहीं है समसामयिक प्रश्नों को लिखने, इसका मतलब यू आर नॉट अवेयर। यू आर नॉट अवेयर कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू ने क्या कहा, अभी हाल में जो समझौता हुआ उसमें क्या हुआ, और आपको सारे पॉइंट्स पता हैं। आप बेसिकली इस तरह से हमें सोचने की आदत हमारी एजुकेशन सिस्टम में खत्म कर दी जाती है। ऐसे लिख दोगे मास्टर साहब रगड़ के 2 डंडा देंगे, और जैसा तुम लिख रहे हो वैसे तो तुम्हें डंडा मार मार के लिखवाया गया। लिख, प्रसंग नहीं लिखा, व्याख्या नहीं लिख रहा है, बदमाश कहीं का, उपसंहार लिखा ही नहीं। तो ऐसे तुम्हें बचपन से मार पड़ी है, उसी तरह से तुम लिख रहे हो। ये वाला कर दोगे तो मास्टर ई का है रे, ऐसे बुलाएंगे, ई का है रे, मकड़ी जाल कहाँ बनाया रे, हमें पागल समझता है का रे, इस तरह से बात तुमसे करेंगे। तो ये हमें इस तरह से ट्रेनिंग मिली है, तो हम सोच नहीं पा रहे हैं उसका। और यूपीएससी कंपटीशन है, वो कह रहा है जो सोचेगा वो अंदर है, बाकी अपना घूमते टहलते रहो। सो अगर कोई चीज चल रही है और उसमें उसकी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब है अवेयरनेस में कमी है। किसी चीज का सोफिस्टिकेशन, मान लो जैसे मैंने तुम वर्ड यूज किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये तुम्हें नहीं पता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तुम्हारा टीचर बताएगा। बट तुमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही तुमने कभी नहीं सुना, दैट मीन्स यू आर नॉट अवेयर। तुम सो रहे हो, तुम सब्जेक्ट के पीछे पागल हो, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये महिलाओं, कृषि में महिलाओं का पूरा जो है वो पैराडाइम शिफ्ट कर देगा, और इजराइल में सबसे सोफिस्टिकेटेड। अब तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब है तुम्हें अब कोई तुम्हारी मदद ही नहीं कर सकता इसमें। ड्रोन से खेती कैसे होगी और ड्रोन खरीदने के लिए महिलाओं को फंडिंग कहां से मिलेगी, ये तुम अपने टीचर से बात करोगे। बट प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले यह कहा, एक अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब वो तैयारी के अभी योग्य नहीं है, क्योंकि न्यूनतम अर्हता ही, मिनिमम एलिजिबिलिटी यूपीएससी ने ग्रेजुएट रखी है। और अगर हम पढ़ लिख कर आए तो हमने बोर्ड की परीक्षाएं देते हुए, बोर्ड एग्जाम देते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि कोई मुझे पढ़ाएगा, इट इज अबाउट कि हम इसके योग्य नहीं हैं अभी। बुरा मत मानिएगा कि आप अपने समसामयिकी को जानते नहीं, और तमाम इंस्टीट्यूट ने भी यही माहौल बना दिया। आप चिंता मत करिए, 15 दिन करंट की क्लास चलाएंगे, पता नहीं कौन सी क्लास में करंट पढ़ाएंगे वो, और इसीलिए बाद में फैशन चलता है, मैंने तो सेल्फ स्टडी करके आईए स्टॉप किया है, मैंने ये किया है। अरे वो सेल्फ स्टडी नहीं है, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। आप अगर अवेयर हो, ये अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। और अवेयरनेस कब आती है? व्हेन यू हैव इंटरेस्ट। जब तुम अपने इस जो भसड़बाजी इससे निकलकर, इस संस्थान में हिस्ट्री का पूरी होगी जॉब, इससे निकलकर तुम अपने विकास पर फोकस करो, अपने व्यक्तित्व पर फोकस करो, तो वो चीज तुम्हारी अवेयर हो जाएगी। आज के न्यूज़पेपर में क्या हुआ, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या बात हुई, जब एक दूसरे से बात भी करो तो तुम देखो, तुम ज्यादातर शिकायतें करते रहते हैं, हम लोग ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, एनिमल मूवी का रिव्यू पूछते रहते हैं, वो गाना पूछते रहते हैं, उसमें ये क्या हुआ, वो मर गया, वो जिंदा, इस पे बारे में बात करते हैं। वी मस्ट, हमारे इंटरेस्ट की क्या चीज है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है देश में, किसने क्या कहा। आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पसंद होना पसंद, इससे कोई मतलब नहीं है, देश ने चुन के भेजा है ना, जनता ने चुन के भेजा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, अवेयरनेस होनी चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, ये हो जाएगा, सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप इसके अंदर अपने टीचर से पूछोगे कि सर ये बताइए, ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है, साइंस के टीचर से बात करोगे, सर ये चीज क्या होती है। हमने इसको उलट दिया है, हमें लगता है कि वो आएगा और वो हमारे दिमाग में घुसेड़ देगा ये सारी चीजें, और हम सीख जाएंगे, IAS बन जाएंगे। तो आप जब तक पूछोगे नहीं सीखने की, अगर आपके अंदर आपको प्यास नहीं है तो क्या आपको पानी नहीं पिला सकता, ये सिंपल सा सिद्धांत है। मान लीजिए लाइब्रेरी है, अब हॉस्टल से तुम निकल कर यहाँ नहीं पहुंचोगे। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों को सर ने आंसर राइटिंग सिखा दिया, हमें नहीं सिखाया, हम क्या करें भाई इसके लिए? क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मैंने आपको लाइब्रेरी दी, मैंने आपको डिसिप्लिन दिया, आपका टाइम दिया, मेंटर्स हमारे 2-2 लोग यहाँ पे खड़े हैं, और आप खाना खाने के बाद हॉस्टल से उठकर यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि आपकी नींद, आपका जो व्यक्तिगत कार्य है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं उन्हें कभी सिखा पाऊंगा ये मेथड? आज वो सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो सिंपल सा सिद्धांत है। तो कुछ क्वालिटीज को मैं, अगर मेरा कभी तुम लोगों ने वीडियो देखा, मैंने हमेशा कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड सबसे बड़ा गुण होता है। अभी 3 दिन पहले क्लास में भी यही बात कहा था। प्रशासनिक अभियोग्यता
यही है वो प्रशासनिक अभियोग्यता। थिंक एंड एक्ट लाइक ऑफिसर, थिंक एंड एक्ट लाइक ऑफिसर। तुम कुछ समय में भूल जाते हो ये सब चीजों में, ऑफिसर की तरह। यही प्रशासनिक अभियोग्यता है। एक होता है योग्यता, एक होता है अभियोग्यता। यानी जो तुमने पहले से धरा हुआ था, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये तुमने धरा हुआ था, तुम्हारे अंदर था। योग्यता कमाई जाती है, अभियोग्यता अंदर होती है, उसको निखारा जाता है। गुरु उसको क्या करता है? ब्रश अप करके निखार देता है। योग्यता कमाई जाती है कि सर ये एबिलिटी है, ये एप्टीट्यूड है। याद रखना, दोनों की मीनिंग अलग होती है। मैंने क्या कहा? प्रशासनिक अभियोग्यता, ये तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। और तुम्हें लगता है कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया, कहीं भी चले गए, अब हमें आईएएस बना देंगे। कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। हम सिर्फ तुम्हें ब्रशअप करते हैं, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम करना ही ना चाहो, फिर मान लो ये मैंने टेक्निक तुम्हें बता दी, अब तुम नहीं करना चाहते, बाढ़ में गया, अब क्या करूंगा मैं? कोई मतलब है उसका? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अभियोग्यता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए सब लोग तैयारी करते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो टीचर को, कोचिंग को, किताब को, किस्मत को गाली देते हैं। कई बार खुद को तो देखो कि मेरा टेम्परामेंट उस तरह से मैंने बनाने की कोशिश की कि नहीं। तो अवेयरनेस आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे कठिन सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है? अवेयरनेस, जागरूक होना। देश दुनिया में क्या, 370 पे भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अवेयर एकदम। कल के न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। मैं कई बार क्लास में जाता हूं, हताश हो जाता हूं। हाँ बेटा, कल के न्यूज़पेपर में आया था, सर वो आज न्यूज़पेपर नहीं गिरा हमारे यहाँ, ऐसे बोला ना तुम लोगों ने क्लास में? बोलो हाँ। कई लोगों ने जवाब दिया ना, बेटा वो तुमने क्यों नहीं इसके साथ पढ़ा? सर वो न्यूज़पेपर वाला नहीं आया था। अच्छा, तो तुम पढ़ाई छोड़ दो। इसी को कहते हैं प्रशासनिक अभियोग्यता का नाम। तो आज की दुनिया में जहां चैट जीपीटी आ चुका है, वर्जन 4 लॉन्च हो रहा है, वहां तुम कह रहे हो कि न्यूज़पेपर नहीं आया इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। लाख की संख्या में ऐप हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, अब बताओ आज की दुनिया में कोई कह सकता है कि इंफॉर्मेशन कोई रोक सकता है? आज की दुनिया में मोस्टली इंफॉर्मेशन फ्री है, फ्री है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर नहीं है इसलिए मुझे खबर के बारे में नहीं पता। मैटर न्यूज़पेपर का नहीं है, मैटर अवेयरनेस का है, अब प्रशासनिक अभियोग्यता का है। तो जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो प्रशासनिक अभियोग्यता की रखनी है। और जो चीज तुम्हें सबसे बड़ा सब्जेक्ट तुम्हारा टफ है वो है तुम्हारा अवेयरनेस। तुम केवल अवेयर रहो, अवेयर रहो। यूपीएससी यही मांगता ही है, अवेयर रहो। तुम्हारा जो सेंटर होना चाहिए वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस मतलब जिसको सामान्य भाषा में करंट अफेयर्स कहते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हें भारत इजराइल संबंधों के बारे में जाना, तो सब्जेक्ट करंट से घुसता है, सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स नहीं घुसता है। याद रखना, ये कोचिंग इंडस्ट्री ने पूरी बात ही पलट के रख दी है कि आप अभी हिस्ट्री शुरू करिए, ज्योग्राफी शुरू करिए, पॉलिटी शुरू करिए, करंट हम लास्ट में पढ़ा देंगे। तो जब आप भारत इजराइल संबंधों में जाओगे तो तुम इसके अतीत की जांच पड़ताल करोगे। उसी को हम लोग IR कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। फिर उसके अंदर जाओगे तो यहूदियों के बारे में पता चलेगा, तो तुम इतिहास खंगालोगे। तो क्या करोगे? आज की खबरों के माध्यम से तुम पीछे की तरफ जाओगे। तो फिर और तलाशोगे तो हिटलर तक पहुंचोगे, होलोकास्ट के बारे में जानोगे। तो हिटलर तक पहुंचोगे तो उसके समकालीन भारत में तुम गांधी के बारे में भी जानोगे, क्या कहा था। तो यही घटना यूपीएससी में आ जाती है, और कोई बड़ी बात थोड़े ना है। तो हम इस तरह विस्तार के साथ सोचते ही नहीं है। अब कौन सा एग्जाम है जहां पर गांधी का, मतलब आपने पढ़ा कि गांधी बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बोलते हैं ना जनरली गांधी बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, अफ्रीका से लेकर सारे क्वेश्चन, भारत में उनके जो है हत्या तक, एसेसिनेशन तक, सारे क्वेश्चन यूपीएससी में हर साल पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। कोई 1 या 2 घटना वो पूछी जाती है, और उसको ध्यान से देखोगे तो वो कहीं ना कहीं साल भर में कोई ऐसी बात हुई थी जिसके आधार पर वो चीज पूछ ली जाती है। कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना था, तो वो क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है कि पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है। आप देखिए आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हर वो चीज जहां भारत है और जहां भारत के हित हैं वो आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। कैसे भी इंफॉर्मेशन लेकर आओ, और इसके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ प्रशासनिक अभियोग्यता की जरूरत होती है। और कई आप लोगों ने देखा होगा, दिग्गज लोग होते हैं, चाय की दुकान पर होते हैं, लेकिन उनको जानकारी बहुत तगड़ी होती है।
तो जानकारी किसी स्टूडेंट की बपौती नहीं है, जानकारी सिर्फ जानने वाले की बपौती है, कौन जानना चाहता है। और कई लोग कहते हैं अबे यार मैगजीन में आएगा तब पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहना, तुम्हारे से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेक श्योर सोचने से डरना नहीं है, एवरी डे किसी दिन तो शुरू करना पड़ेगा, वो आज ही सही। तो शुरुआत करने से हम क्यों डर रहे हैं? सो हम इस तरह से अब सोचना शुरू करते हैं, नहीं आएगा तो पूछोगे, कम से कम भटकोगे तो। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या नहीं पता, अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या नहीं पता, सच्चाई यही है। और तुम्हें यही पता चल जाए कि तुम्हें क्या नहीं पता, तो चारों तरफ बेचैन होकर घूमोगे, चेहरे पे भाव बदल जाएंगे। क्योंकि इंसान को जब ये पता चल जाता है कि उसे ये नहीं पता, तो वो बेचैन हो जाता है, भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है। अभी तो बस दबा के बढ़िया भोजन का आनंद उठा के ठंडी हल्की गुलाबी आ रही है, मस्त नींद आ रही होगी इस समय, इधर सोए उधर खर्राटा लेते हो, सुबह रजाई खींच खींच के उठाए जा रहे होगे, योग की वीडियो आनी बंद हो रही धीरे धीरे, देख रहा हूं। तो वो सब नहीं होनी चाहिए। आप पहले ये जानो कि आपको क्या नहीं पता है, और ये तब आओगे जब इस पर काम करोगे, सोचोगे इस पे कि और क्या हो सकता है भारत इजराइल संबंधों में। हो सकता है इसी में एक दो पॉइंट तुम लोग सोचो, निकालो। तो हम एक्चुअली एज ऑफ इंफॉर्मेशन में, कोई अगर आज की दुनिया में जिसके पास स्मार्टफोन है, वो कोई कह ही नहीं सकता कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट एक्चुअली ये फोन जो है वो आप जानते नहीं उससे पूछना क्या है। बेसिकली जैसे कुछ सोचते हो तब तक टुंग की आवाज आती है, तुम कुछ और ही पूछने लगते हो, गलत हो जाता है। तो दिक्कत बहुत हो गई है, फोन हमारा स्मार्ट हो गया है और हम झंडू बम पूरी तरीके से। ठीक है, पढ़ाई शुरू करो, ये मेथड कंटिन्यू करो, और आप लोग भी ध्यान दें इसी मेथड में ये लोग आंसर लिखें। ठीक है, नहीं तो फिर आंसर राइटिंग केवल एक टाइम पास बन के रह जाएगा। गुरुकुल में मैं ये नहीं चाहता। चलिए मिलते हैं फिर।